हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2020 का प्रीलिम्स यूपीएससी का पेपर 1 पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर योर बेटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं इसको 4 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले फर्स्ट 25 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। मैंने इस वीडियो को 25 क्वेश्चन में लिमिट इसलिए किया है, आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, हर एक क्वेश्चन को समझा सकूँ, हर एक ऑप्शन को डिफाइन कर सकूँ। 2020 का पेपर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आपके जो नेक्स्ट आने वाली ईयर की यूपीएससी की तैयारी है वो भी हो जाएगी और रिविजन भी हो जाएगी। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। हमें इसमें एडवांटेजेस बतानी है फर्टिगेशन की। सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्टिगेशन होता क्या है। देखिए, जो फर्टिगेशन होता है एग्रीकल्चर की फील्ड में, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। सपोज़ आपको जो इरिगेशन सिस्टम होता है हमारा, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, पानी को कैनाल्स के ज़रिए या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी के ज़रिए खेत तक पहुंचाना। तो जिस पानी से हम इरिगेशन करने वाले हैं, उसी पानी के अंदर सारे फर्टिलाइजर्स अगर हम डाल देते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ प्लांट्स, या फिर ज़्यादा फर्टाइल हमारा लैंड हो और अच्छे अच्छे प्लांट्स उगें, बहुत न्यूट्रिशियस प्लांट उगे, तो उसके लिए फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो इरिगेशन के पानी के अंदर ही कर देते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र्स प्लस वाटर, चाहे वो स्प्रिंकल करके करें, स्प्रे टाइप से करें, ठीक है, पर पानी के साथ उसका रेशो जाता है फर्टिलाइज़र का। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। फर्स्ट है, कंट्रोलिंग ऑफ एल्केनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज़ पॉसिबल। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी के साथ अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली पीएच लेवल कंट्रोल होता है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, तो इसमें रॉक सल्फेट की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल सॉल्यूबल नहीं होता है वाटर में। और इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, फर्टिगेशन की, यानी कि पानी के साथ फर्टिलाइजर्स को देना। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा। थर्ड है, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इज़ पॉसिबल। यस, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, जो न्यूट्रिशियस लेवल होता है उनका, वो इंक्रीज़ होता है। और फाइनल हमारा फोर्थ ऑप्शन है, रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज़ पॉसिबल। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स का सतह पर, जो प्लांट है उसकी सतह पर, मिट्टी की सतह पर सारे न्यूट्रिएंट्स का इकट्ठा हो जाना, दैट इज़ नोन एज लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन 1, थर्ड एंड फोर्थ इज़ द राइट आंसर। और ऑब्वियसली जब हम पानी के साथ फर्टिलाइजर्स को देंगे, तो उनकी जो न्यूट्रिशियस लेवल है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और लैंड जो है वो फर्टिलाइज्ड होगा। फर्टिलाइजर्स की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ होगी। और ये फर्टिलाइज़र को सेव भी करता है 20 to 40%। ठीक है, क्योंकि कम लगेगा, पानी के साथ मिला के देंगे, इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा और खपत भी कम होगी। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। सबसे पहले हैं बेंटोनाइट, सेकेंड नंबर पे है क्रोमाइट, काइनाइट एंड सिल्मेनाइट। आपको इनमें से बताना है कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल सबसे ज़्यादा इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट को छोड़कर क्रोमाइट, काइनाइट, ठीक है, एंड सिल्मेनाइट, ये जो लास्ट के 3 हैं, ये तीनों ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज अ मेजर मिनरल्स। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ 2, 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शंस मैंने मेंशन नहीं करे हैं, बाई चांस इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ था, इसलिए मैं आपको जो सही आंसर है वो बता रही हूँ। बिकॉज बहुत जगह पर कई आंसर्स की में कुछ और था और कईयों में कुछ और था, बट मैंने अच्छी तरह कंफर्मेशन करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, विद रेफरेंस टू द ओशन मीन टेम्परेचर, ठीक है, OTM, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, नंबर 1 पे है, जो ओशन मीन टेम्परेचर है वो मेजर्ड होता है 26 डिग्री सेल्सियस की डेप्थ पर, जो कि होता है 129 मीटर्स की साउथ वेस्ट इंडियन ओशन पे। ठीक है, ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि इसमें जो आइसोथर्म वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, वो है 129 मीटर्स पे, पर जेनुअनली वो 50 to 100 मीटर्स के डेप्थ पर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, OMT collected during January to March can be used in assessing
वेदर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इन द मानसून विल बी लेस और मोर, ठीक है। तो ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही है। रेनफॉल चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पर ये वाला जो पर्टिकुलर टाइम है बिल्कुल सही होता है OMT मेजर करने के लिए। तो इस केस में जो ऑप्शन आएगा वो 2 ओनली आएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द chemical fertilizers in India, considered the following statement. Number 1 है at present the retail price of the chemical fertilizers is market driven and not administrated by the government, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत होगा, क्योंकि हमेशा रिटेल प्राइस पे केमिकल फर्टिलाइजर्स इज नॉट मार्केट ड्रिवन, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन सब्सिडी रेट्स, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं अमोनिया विच इज़ एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस। इसने कहा है जो अमोनिया होता है वो इनपुट होता है यूरिया की ही, ठीक है। येस, ऑप्शन 2 इज़ वेरी करेक्ट, बिकॉज जो नेचुरल गैस है वो रॉ मटेरियल एक्ट करता है और उसके वहीं से निकलता है अमोनिया। सो थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सल्फर विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो सल्फ़र होता है ना वो एक मेजर बाई प्रोडक्ट होता है ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। मोस्टली जितने भी क्रूड ऑयल निकाले जाते हैं ना उसमें कुछ अमाउंट में सल्फ़र होता ही है। सो ऑप्शन 2 एंड 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से थर्ड में टिक लगाएंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड ओनली वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, विद रेफरेंस टू इंडियाज़ डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। विद रेफर टू इंडियाज़ डेजर्ट नेशनल पार्क। ऑप्शन पहले समझ लेते हैं। इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, क्या ये 2 ज़िलों में फैला हुआ है। सेकेंड इज़ देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, मतलब वहाँ पर ह्यूमन का रहन सहन वो है या नहीं, ठीक है। इस ऑप्शन में बताया है कि वहाँ पर नहीं है, ठीक है। थर्ड इज़ इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो इन तीनों में से ऑप्शन 1 एंड 3 इज़ करेक्ट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये 2 ज़िलों में फैला हुआ है। और जो थर्ड ऑप्शन है ये वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में आता है, क्योंकि बहुत बड़ा है और इसमें जो एनिमल्स हैं जो रखे जाते हैं वो बहुत ही रीजनल है, मतलब आई मीन टू से जो डेजर्ट में है ऑब्वियसली जो एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं वही मिलेंगे इसमें, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन है ह्यूमन हैबिटेशन से मेरा मतलब है कि वहाँ पर आना जाना लोगों का हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, वहाँ पर इंसान भी जा सकते हैं और वहाँ पर टिकट्स भी होती हैं और जाके वहाँ पर घूम भी सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम सही है, तो 1 पे टिक लगाएंगे, फर्स्ट एंड 3 ओनली। नेक्स्ट इज सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड एट, 4 ऑप्शन है, ईस्ट ऑफ ले, ईस्ट ऑफ एक्साई चीन, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली या फिर नॉर्थ ऑफ गिलगिट, ठीक है। मैंने आपको एक ज्योग्राफी की क्लास में भी बताया था सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करने की कोशिश करी थी बट वो नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल टॉप पर है, सेंटर में और टॉप पर मिलेगा, ठीक है। तो एज अ सेंटर में जब मैं मैप की क्लास बताऊंगी ना उसमें आपको पर्टिकुलर जो जगह है वो बताऊंगी कहाँ पर है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में होगा नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर्ड द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। भिलसा दिया हुआ है मध्य प्रदेश में, द्वार समुद्र दिया हुआ है महाराष्ट्र में, और गिरिनगर गुजरात में, और थनेश्वरा दिया हुआ है यूपी में, ठीक है। एस साइलेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बिलसा या बेशनगर भी बोलते हैं या फिर विदिशा भी बोला जाता है, ठीक है। एंशियंट टाइम में विदिशा बोला जाता था द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को। सेकंड ऑप्शन है द्वार समुद्र जो कि महाराष्ट्र में है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है,
क्योंकि द्वार समुद्र जो था उसमें कौन सी डायनेस्टी, होसला डायनेस्टी एक नाम की, वो अम्पायर था पूरा। सो द्वार समुद्र वॉज द लीगल कैपिटल ऑफ होसला एम्पायर, ठीक है, इन 12th ऑफ सेंचुरी, 12वीं सदी में। थर्ड जो पेयर है वो एकदम सही है, गिरिनगर गुजरात, जिसे गिरनगर भी बोला जाता है, ठीक है। ये सिटी ऑफ हिल्स कहलाता है। यहाँ पर एक पर्वत है जिसको रेवाटक पर्वत के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रुप ऑफ माउंटेन्स जूनागढ़ में है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो जो फोर्थ पेयर है थानेश्वर वाला, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंशियंट जो थानेश्वर महादेव टेम्पल है वो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है, ठीक है। उसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, और थानेश्वर में है जो कि एक होली टाउन है, और कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमें ध्यान से समझना है। 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉयटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, CGWA। नेक्स्ट इज CGWA, ठीक है, दैट इज़ यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की, वॉज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। थर्ड ऑप्शन इज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। क्या जो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है, क्योंकि 36% के बजाय ये 15% ओवर एक्सप्लॉयटेड कैटेगरी में आता है, और क्रिटिकल कैटेगरी में ये 253 कुछ आंकड़े हैं जो कि पर 1000 कुछ होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एकदम गलत है, सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस इज़ फॉर्म्ड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और थर्ड भी बिल्कुल सही है। इंडिया जो हमारा इंडिया है वो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है ग्राउंड वाटर इरिगेशन पूरी दुनिया में। इट्स अराउंड 39 मिलियन हेक्टर्स, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे चाइना आता है जो कि 19 मिलियन हेक्टर्स है, और जो थर्ड नंबर पे USA आता है 17 मिलियन हेक्टर्स में। इतना एरिया कवर करता है इरिगेशन सिस्टम में उस कंट्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर ओनली, ठीक है। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि स्ट्रीम सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही चले, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स अ नेचुरल एक्ट, तो वो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुछ ही साइक्लोन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही मैच्योर स्टॉर्म्स होती हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, वो आई डेवलप करते हैं, उनमें से कुछ, सारे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेस देन दैट ऑफ सराउंडिंग, बिल्कुल गलत है। 10 डिग्री लेसर होने के बजाय 10 डिग्री वार्मर होता है, ठीक है। जो टेम्परेचर है, तो थर्ड ऑप्शन गलत है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन टिक होगा, तो सेकेंड ओनली। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, द राइट आंसर इज नागा अर्जुना सागर, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है 2595 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके अलावा जो मानस असम में है वो 840 स्क्वायर किलोमीटर्स, पक्के अरुणाचल प्रदेश में है 683 स्क्वायर किलोमीटर्स, नागार्जुन मैंने आपको बताया जो कि आंध्र प्रदेश में है 2595 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा और जो क्रिटिकल टाइगर रिजर्व है पेरियाल में है, केरला में 881 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो जितने भी मैंने आपको ये बताए उसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर कर रहा है वो ये वाला है जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट इज इफ द पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6th ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए जो सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो रॉन्ग आंसर है। द राइट आंसर इज अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आप शेड्यूल 6 में कोई भी प्लांट की स्पीशीज़ ग्रो करना चाहते हैं
तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है इस एक्ट के मुताबिक उसको कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। शेड्यूल 6 में दिस एक्ट, ये वाला जो एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं, ये वाला एक्ट कुछ ऐसे प्लांट्स इंटैक्ट करता है जो कि प्रोहिबिटेड हैं कल्टीवेशन और प्लांटिंग के लिए। तो हमें रिक्वायर्ड लाइसेंस लेना पड़ता है अगर हमें उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को लगाना हो तो। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनास्टी इन एंशियंट इंडिया, द टाउन घंटसाल, ठीक है, कदुरा एंड चौल, ठीक है, वर वेल नोन एज, ठीक है, ये तीनों के तीनों किस लिए जाने जाते थे? द आंसर इज फोर्थ, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। एक्सप्लेन मैं आपको कर देती हूँ कैसे। देखिए, जो गुप्ता डायनेस्टी है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड फ्लोरिस्ड था, बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता था बाय रोड और बाय रिवर्स, इन दो के ज़रिए ना बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। तो जितना भी रोमन से आता था, रोम से आता था जो ट्रेड था, वो कौन कौन से पोर्ट से आता था ऑन वेस्टर्न इंडिया। तो उन पोर्ट्स के नाम है कल्याण, चौल, बरोच एंड कैम्ब्रे, ठीक है। ये वेस्टर्न के पोर्ट है जहाँ पर रोम से ट्रेड किया जाता था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर। इसके अलावा तमरालिप्ती एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था बंगाल की तरफ, जिससे हम ट्रेड करते थे चाइना में, सिलोन में, जावा में और सुमात्रा में। तो ये चार हो गए ईस्टर्न पोर्ट, ठीक है, जहाँ पर ट्रेड होता था। ये मैं वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये वाला कंसेप्ट 4 ऑप्शन के बाद ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर पोर्ट कौन सा था आंध्र प्रदेश में? एक था कदुरा और एक था घंटसाल, ठीक है, ये थी। इसके अलावा कावेरीपट्टनम और टोंडाई, ये दोनों पोर्ट हुआ करते थे पांड्या रीजन के पास। ये एक डायनेस्टी थी, ठीक है, उसके पास पांड्या रीजन के पास ये वाले पोर्ट हुआ करते थे। उसके बाद मालाबार कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट के नाम थे? कोटायम एंड मुजीरिस, ठीक है, ये दोनों मालाबार कोस्ट पे पोर्ट के नाम थे जिससे ट्रेड हुआ करते थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एडवांटेज या एडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। तीनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन समझ लेते हैं। सोइंग ऑफ व्हीट इज़ पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। मतलब गेहूं को हम अच्छी तरह से बो सकते हैं विदाउट बर्निंग, यानी कि पहले जो पहले वाले क्रॉप उगाई गई है उसी ज़मीन पे उसको जलाए बिना या उसको डिस्ट्रॉय करे बिना भी हम उसके जो गेहूं के बीज है वो लगा सकते हैं। सेकेंड इज़ विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन अ वेट सॉइल इज़ पॉसिबल। पहले क्या करना पड़ता था, पैडी जो सीड्स थे उनको पहले छोटा सा उगाना पड़ता था नर्सरी के अंदर, उसके बाद उसको ले जा कर के प्लांट करना पड़ता था लैंड के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज इन द सॉइल इज़ पॉसिबल। सिक्वेस्ट्रेशन का क्या मतलब है यहाँ पर कि कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कि वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकती है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने की एटमॉस्फेयर में से, लैंड में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। इन छयों में से हम कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स को बनाने के लिए? ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही है। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये चारों ही ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, फर्स्ट पे है कसावा, सेकंड पे है डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, इसको भी हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल्स बनाने के लिए। फिफ्थ पे है रोटन पटैटोज, रोटन पटैटोज जो सड़े हुए टमाटर होते हैं वो, और सिक्स्थ पे है शुगर बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। इट इज़ अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द, फर्स्ट ऑप्शन इसमें एकदम राइट है, लॉन्ग टर्म डैमेज डन ड्यू टू टोन ऑफ CO2 emission in the given air।
तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले है ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। सेकेंड इज ग्रीन ग्राम alone accounts for nearly half of the pulse production. Third is in the last 3 decades, decades का मतलब है each of 10 year यानी कि 3 decades मतलब 30 years, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही है। ब्लैक ग्राम को हम कल्टिवेटेड करते हैं एज अ बोथ, खरीफ क्रॉप भी खरीफ क्रॉप भी कर सकते हैं और रबी क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो ग्रीन ग्राम है ये सेकंड जो ऑप्शन है ग्रीन ग्राम वाला, ये अकेले ही हाफ प्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, 40% जो टोटल प्रोडक्शन है वो होती है ग्राम्स की, जिसमें से जो तुअर यानी कि अरहर की जो दाल है वो 15 to 20% होती है इसमें, और जो उड़द और मूंग की दाल है वो ग्रीन वाली जो दाल है वो अराउंड 8 to 10% तक रहता है रेशो। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है 3 डिकेड्स वाला, उसमें जो खरीफ पल्सेस की जो प्रोडक्शन है वो फर्स्ट डिक्रीज़ हुई थी, उसके बाद इंक्रीज़ हुई थी। ठीक है, और जो प्रोडक्शन ऑफ रबी जो पल्सेस हैं वो पहले इंक्रीज़ हुई और सेम ही रही थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ओनली फर्स्ट इज़ करेक्ट। 17th क्वेश्चन इज द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, hard frosting is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which one of the following is that crop? आपको फीचर्स बताए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सी क्रॉप है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए कॉटन। ये कॉटन वाला तो बहुत ही ईजी था, ऑब्वियसली 6th क्लास के बच्चे को भी पता है कि ऑब्वियसली कॉटन ही होगा जिसको ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द सोलर वाटर पम्प कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पम्प एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पम्प्स। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दोनों के लिए ही ऑब्वियसली यूज़ होगा। सोलर पम्प कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पम्प एंड नॉट फॉर वंस विद द पिस्टन। देखो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों में से कौन सा होगा। देखिए इस वाले आंसर पे मत जाइए, ये गलत है। दोनों ही, देखिए सोलर को जो हीट है उसको नहीं पता है, ठीक है, तो दोनों में से इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, नाइदर 1 और 2। ठीक है, हीट को नहीं पता कि उसमें पिस्टन का यूज़ है कि नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए, नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड in the cultivation of sugarcane in India, considered the following statements. First is substantial saving in seed material is made when bird chip settling are raised in the nursery and transplanted in the main field. आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन को लेके, गन्ने की फसल को लेकर, उसके हिसाब से हमें बताना है। फर्स्ट जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, तो फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों इसमें करेक्ट है, सेकंड और थर्ड वाला गलत है। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है। नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच इज द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड is या are considered to be the practice या practices of eco-friendly agriculture. First is crop diversification, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंशियोमीटर यूज़ या फिर वर्टिकल फार्मिंग। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सिर्फ फोर्थ वाला सिलेक्ट सही है, 1 2 3 4 सारे सही हैं, या फिर थर्ड वाला या 1 2 3 ओनली, तो इसमें सारे ही सही होंगे। देखिए एक इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
ये एक ऑप्शन है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन सकता है। जो इन्वायरमेंट है सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है, इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल बनता है। इसके अलावा क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन जब हम करते हैं तो रिड्यूस जो पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसका जो अमाउंट है रिक्वायरमेंट का वो भी रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन क्या होता है, इसको हम सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन भी कह सकते हैं। इसके 3 पिलर्स होते हैं, मतलब 3 डायमेंशन आप कह लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को, सेकेंड इज़ मेंटेन करता है इकोसिस्टम सर्विसेज को, और थर्ड इज़ इट इज़ इंक्रीज्ड रिलायंस टू स्टॉक। नेक्स्ट इज़ टेंशियोमीटर यूज़, ठीक है। सबसे पहले टेंशियोमीटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, ये डिसाइड कर लिया है कि इम्प्लीमेंट करेंगे वो टेंशियोमीटर का, ठीक है। ये है इन्फॉर्म करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, ठीक है, जो कि सॉइल कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है, प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, सॉइल की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिड्यूस करता मतलब वाटर लेवल बताता है कि ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग क्रॉप यील्ड। जो फील्ड है उसको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए ये हमें बता देता है कि फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट वर्टिकल फार्मिंग, जिसमें वर्टिकल स्टेक्स के ऊपर फार्मिंग की जाती है, ठीक है। ये भी सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली आप कह सकते हैं उसकी तरफ को ले जाता है, तो सारे ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। 21 विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर्ड द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई हैं 3, उसको समझते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले है परिव्राजक। परिव्राजक कौन होते हैं, जो कि ज्ञान की तलाश में भटकते हैं, घूमते हैं पूरी दुनिया में उनको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद है श्रमण। ये श्रमण कौन होते हैं, दीज आर द प्रीस्ट विद द हाई स्टेटस। नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। श्रमण एक तरह के आप वंडरिंग मॉन्क्स कह लीजिए, ठीक है, ऐसे साधु या सन्यासी जो घूमते हैं, और ये बहुत सारे रिलीजन में हो सकते हैं, जैसे कि हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और अजीवक रिलीजन में भी, ठीक है। उसके बाद है उपासक। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। उपासक कौन है, ठीक है, उपासक है ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, जो कि एक संस्कृत वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। एक तरह से आप पाली भाषा में इसको अटेंडेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अटेंडेंट एक तरह का वर्ड है, ठीक है। आप कह सकते हो जो फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म है, मॉन्क भी नहीं है, एक तरह के सन्यासी भी नहीं है, बट एज अ फॉलोअर है, उन्हें मॉन्क नहीं बोला जाता, उन्हें फॉलोअर बोला जाता है, अटेंडेंट बोला जाता है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जो परिव्राजक है इसमें कौन कौन से मॉन्क्स आते हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग आएंगे। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर नीचे बताना, लास्ट में मैं इसका आपको आंसर बताऊँ। नेक्स्ट इज with reference to the Indian elephants, consider the following statement. The leader of the elephant group is a female. जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो ग्रुप की लीडर होती है वो एक फीमेल ही होती है। द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। व्हाट इज़ गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जैसे कि ह्यूमंस में 9 मंथ्स होता है ना, एक मदर अपने बेबी को 9 मंथ्स के लिए अपने रखती है अपने गर्भ में, है ना, तो दैट इज़ नोन एज 9 महीने का जो टाइम होता है दैट इज़ नोन एज गेस्टेशन पीरियड। तो एलिफेंट्स का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो मैक्सिमम हो सकता है 22 मंथ्स का। उसके बाद एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन गाल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, बिल्कुल गलत है। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज़ इन केरला, बिल्कुल रॉन्ग है। इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है उसमें सबसे हाईएस्ट एलिफेंट पाए जाते हैं तो कर्नाटका में पाए जाते हैं, उसके बाद असम आता है, उसके बाद केरला आता है। केरला इज़ द थर्ड हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन के मामले में। तो फर्स्ट कौन सा होगा, कर्नाटका। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 ओनली, ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन कॉफरी बेसन, ठीक है, तो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इसमें से नागरहोल नेशनल पार्क, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये सिचुएटेड है बेसिन में, कर्नाटका में। सेकंड ऑप्शन इज़ नॉट राइट। और जो थर्ड ऑप्शन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये लाई करता है बैंक ऑफ द रिवर भवानी। ठीक है, भवानी क्या है, एक ट्रिब्यूटरी रिवर है इन द ईस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न वाला घाट है उसके ऊपर एक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा जो वेयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी कहाँ पर होती है, एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है काबेनी रिवर। ठीक है, उसके पास ही। ठीक है, उसके बाद ये तीनों मतलब एक जगह के पास, मतलब आप कह सकते हो एक दूसरे के पास है, प्रोटेक्टेड एरिया में लोकेटेड है, एक ही बेसिन में। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड वाला ऑप्शन है पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये वाला है, ये गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, वेस्ट गोदावरी में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये वाला इस बेसिन का हिस्सा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 इज विद रेफरेंस टू द इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेवन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, और ये सब किसके नाम हैं, इट्स अ नेम ऑफ द बर्ड्स। सैलेंट फ्रॉग माउथ जो है, ये एक बर्ड है जो कि श्रीलंका में पाई जाती है और इंडिया में वेस्टर्न घाट के आसपास भी पाई जाती है। ये एक तरह से नाइट ईयर्स होते हैं, यानी कि रात में निकलने वाली बर्ड होती है। जो सेकंड कॉपर स्मिथ बार्बेट वाली जो बर्ड है, ये ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है और साउथ एशिया के पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में। ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये साउंड ऐसा करती है जैसे एक कॉपर स्मिथ जो है वो मेटल पे हैमर से ज़ोर ज़ोर से मार रहा हो, इस तरह की बर्ड ये आवाज़ निकालती है। दैट्स वाई दिस बर्ड इज़ नोन एज कॉपर स्मिथ बार्बेट। उसके बाद ग्रे चाइंड मिनीवेट जो बर्ड है, ये ज़्यादातर हमें पाई जाती है चाइना में। ठीक है, हिमालय से स्टार्ट होके चाइना तक और ताइवान तक जाती है कि इस एरिया में पर्टिकुलर में ये मिलती है, और उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी दिखाई देती है। इसके अलावा वाइट थ्रोटेड जो रेड स्टार्ट है, ये वाली बर्ड ज़्यादातर नेपाल में देखी जाती है। ठीक है, भूटान में देखी जाती है, सेंट्रल चाइना में भी देखने को मिलती है, या फिर नॉर्थ एरिया जो नॉर्दर्न एरिया है ना म्यांमार का, उसमें देखने को मिल जाती है, नॉर्थ वाले एरिया में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, इन सब जगह पे ये वाली बर्ड देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। वैसे जो मेन क्वेश्चन था, ये सब किसकी कैटेगरी है, दीज आर द कैटेगरी ऑफ बर्ड्स। लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर, जिसे हिंदी में बारहसिंगा भी कहा जाता है, दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एग्जीक्यूसिवली ग्रामनीवोरस। कहाँ पर ये पाए जाते हैं, दैट इज़ कान्हा नेशनल पार्क। इसके अलावा ये जो एनिमल है बारहसिंगा, ये स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का, एमपी का। 5 डिकेड्स यानी कि 50 सालों से इनको कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा था और इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा उसको प्रोटेक्ट करने के बाद इतना ज़्यादा ध्यान रखने के बाद इनकी जो पॉपुलेशन है वो रीच कर गई है अप टू 800 इन दिस पर्टिकुलर कान्हा नेशनल पार्क। तो आप लोगों के सारे जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 25 तक, वो मैंने कम्प्लीटली आपको समझा दिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो 2020 के प्रीलिम्स पेपर 1 में इन 25 क्वेश्चंस में से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन में मैंने 25 सिर्फ इसलिए लिए ताकि मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें नेक्स्ट 25 यहाँ इससे नेक्स्ट 25 जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि 25 से लेकर 50 तक, वो एक्सप्लेन करूँगी, और थर्ड वाली वीडियो में उसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैं 4 वीडियोज़ बनेंगी इस पूरे प्रीलिम्स के पेपर को लेकर के। ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन है, तो मैंने उसको 4 वीडियोस में डिवाइड कर दिया 25 के उसमें। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने, परिव्राजक कौन है, मतलब कौन कौन से
मॉन्क इस कैटेगरी में आते हैं। तो परिव्राजक में कौन कौन आता है, जैसे वर्धमाना, ठीक है, महावीर, जो गौतम बुद्ध हैं वो भी आते हैं। इन टाइप के जो काफ़ी फेमस मॉन्क्स हैं, रिलीजियस मॉन्क्स हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। यूपीएससी का प्रीलिम्स का 2020 का पेपर मैंने डिस्कस किया है। बताइएगा वीडियो कैसी लगी और क्या एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यूपीएससी सिलेबस या यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।